हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे परीक्षा धाम पब्लिकेशन की पुस्तक से राष्ट्रीय हरित अधिकरण नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में, जो आपके लिए एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम की यूनिट 10 के साथ साथ उन सभी एग्ज़ाम्स में समान रूप से सहायक सिद्ध होगा जिसमें भी एनजीटी से संबंधित प्रश्नों को पूछा जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले इस वीडियो में हम राष्ट्रीय हरित अधिकरण के बारे में एक ओवरव्यू लेंगे, फिर विस्तार से एक एक पहलू पर चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी को। दोस्तों, राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 की धारा 3 के तहत सांविधिक एवं अर्ध न्यायिक संस्था एनजीटी का गठन किया गया। तो दोस्तों, आपको यहां से 3 बातें ध्यान रखनी है। पहली बात कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 से संबंधित है। दूसरी बात, इस अधिनियम की धारा 3 के तहत एनजीटी का गठन किया गया है। तीसरी बात जो आपको ध्यान रखनी है कि एनजीटी एक सांविधिक एवं अर्ध न्यायिक निकाय है। दोस्तों, अब आप कहेंगे कि अर्ध न्यायिक निकाय या अर्ध न्यायिक संस्था से क्या तात्पर्य होता है, या किन संस्थाओं को हम अर्ध न्यायिक संस्था कहते हैं। तो दोस्तों, किसी भी संस्था को हम तब अर्ध न्यायिक निकाय कहते हैं जब उसके पास कुछ न्यायिक कार्य करने की शक्तियां या विशेषताएं मौजूद होती हैं, किंतु सभी शक्तियां प्राप्त नहीं होती। अर्ध न्यायिक निकाय की शक्तियां विशेष क्षेत्र तक सीमित होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप न्यायपालिका या न्यायालय की बात करें तो उसके पास समस्त क्षेत्र के लिए न्यायिक शक्तियां प्राप्त होती हैं, किंतु जो भी अर्ध न्यायिक निकाय होते हैं उनकी शक्तियां विशेष क्षेत्र तक सीमित होती हैं, एवं जो भी दंड इनके द्वारा दिया जाता है वह अपराध की गहराई एवं प्रकृति पर निर्भर करता है। दोस्तों, इनके द्वारा दिए गए दंड या निर्णय को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। आपको इन सभी बातों का ध्यान रखना है। तो दोस्तों, आपको यहां से 3 बातें ध्यान रखनी है कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 से संबंधित है, जिसकी धारा 3 के आधार पर एनजीटी का गठन किया गया, और एनजीटी एक सांविधिक एवं अर्ध न्यायिक प्रकृति का निकाय है। अब हम चर्चा करेंगे राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना की, जो कि 18 अक्टूबर 2010 को की गई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। यदि हम एनजीटी की संरचना की बात करें तो इसमें एक अध्यक्ष, 10 से 20 न्यायिक सदस्य एवं 10 से 20 विशेषज्ञ सदस्य होते हैं। दोस्तों, ध्यान रखिए, एनजीटी की स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को की गई, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। फिर हमने इसकी संरचना की बात करी, जिसमें एक अध्यक्ष शामिल होता है, 10 से 20 न्यायिक सदस्य शामिल होते हैं एवं 10 से 20 विशेष सदस्य शामिल होते हैं। दोस्तों, इनका कार्यकाल 5 वर्ष तक होता है एवं इनकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। कार्यकाल दोस्तों 5 वर्ष होता है एवं नियुक्ति सेंट्रल गवर्नमेंट अर्थात केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। दोस्तों, एनजीटी के वर्तमान मुख्य आयुक्त हैं आदर्श कुमार गोयल। आपके एग्जाम में ए के गोयल भी लिखा आ सकता है, आपको ध्यान रखना है। यदि आदर्श कुमार गोयल एवं ए के गोयल दोनों ऑप्शन में आते हैं तब आपको आदर्श कुमार गोयल पर टिक करना है। यदि आपको सिर्फ ए के गोयल आपके ऑप्शन में लिखा हुआ मिलता है तब आपको ए के गोयल वाले ऑप्शन पर टिक करना है। अब हम बात करेंगे प्रथम मुख्य आयुक्त की, जो कि थे लोकेश्वर सिंह पंटा। इनके लिए राष्ट्रीय हरित अधिकरण का प्रथम मुख्य आयुक्त नियुक्त किया गया था, तो आपको लोकेश्वर सिंह पंटा भी ध्यान रखने हैं। अब हम चर्चा करते हैं राष्ट्रीय हरित अधिकरण के कार्यों के बारे में।
तो दोस्तों, पर्यावरण से जुड़े मुद्दों का प्रभावी और उनका जल्दी निपटारा करना, पर्यावरण सुरक्षा के प्रति जनता में जागरूकता और अभियानों का प्रसार करना, वनों एवं प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा एवं संरक्षण करना, पर्यावरण से जुड़े विधानों की रक्षा करना, किसी नागरिक के अधिकारों के हनन पर उन्हें आर्थिक सुरक्षा मुहैया कराना, यह सभी कार्य एनजीटी करता है। इसके अलावा हम चर्चा करते हैं विशेष तथ्यों की। तो दोस्तों, अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। यदि अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट का है तो 5 वर्ष या 70 वर्ष तक आयु इसमें से जो भी पहले हो तब तक अपने पद पर बना रह सकता है। यदि अध्यक्ष हाई कोर्ट का है तो 5 वर्ष या 67 वर्ष की आयु इनमें से जो भी पहले हो तब तक अपने पद पर बना रह सकता है। दोस्तों, एनजीटी द्वारा दिए गए आदेश, निर्णय, अधिनियम के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में 90 दिनों के भीतर अपील की जा सकती है। दोस्तों, आपको विशेष तथ्यों को ध्यान से याद रखना है क्योंकि इनसे आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाने की संभावना अधिक है। आपको ध्यान रखना है कि अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। यदि अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट का है तब उसका कार्यकाल 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु इनमें से जो भी पहले हो तब तक होता है। यदि अध्यक्ष हाई कोर्ट का है तो कार्यकाल 5 वर्ष या 67 वर्ष की आयु इनमें से जो भी पहले हो तब तक होता है। एनजीटी द्वारा दिए गए किसी भी निर्णय, आदेश, अधिनियम के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में 90 दिनों के भीतर अपील की जा सकती है। यदि कोई भी इनके निर्णय के विरुद्ध अपील करना चाहता है सर्वोच्च न्यायालय में तो 90 दिन के भीतर उसको अपील करनी होगी। तो दोस्तों, अब हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं किन किन तथ्यों की चर्चा अब तक हम इस वीडियो में कर चुके हैं। सबसे पहले हमने बात करी थी राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 की धारा 3 के तहत सांविधिक एवं अर्धन्यायिक संस्था एनजीटी का गठन किया गया। हमने देखा था राष्ट्रीय हरित अधिकरण 2010 से संबंधित है। इसकी धारा 3 के आधार पर एनजीटी का गठन हुआ था और एनजीटी सांविधिक एवं अर्धन्यायिक प्रकृति का संस्था है। इसके बाद हमने देखा था एनजीटी की स्थापना को, जो कि 18 अक्टूबर 2010 को की गई थी, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। फिर हमने संरचना की चर्चा करी जिसमें एक अध्यक्ष, 10 से 20 न्यायिक सदस्य, 10 से 20 विशेषज्ञ सदस्य शामिल होते हैं जिनका कार्यकाल दोस्तों 5 वर्षों तक होता है। इसके बाद हमने चर्चा करी थी कि एनजीटी की संरचना में जो भी सदस्य एवं अध्यक्ष के रूप में शामिल होते हैं उनकी नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। फिर हमने देखा था आदर्श कुमार गोयल अर्थात AK गोयल जी वर्तमान मुख्य आयुक्त हैं एनजीटी के एवं प्रथम मुख्य आयुक्त लोकेश्वर सिंह पंटा थे। फिर हमने चर्चा करी राष्ट्रीय हरित अधिकरण के कार्यों की, जिसमें हमने बात करी थी कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण पर्यावरण से जुड़े मुद्दों का प्रभावी और उनका जल्दी निपटारा करता है, पर्यावरण सुरक्षा के प्रति जनता में जागरूकता और अभियानों का प्रसार करना, वनों एवं प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा एवं संरक्षण करना, पर्यावरण से जुड़े विधानों की रक्षा करना, किसी नागरिक के अधिकारों की हनन पर उन्हें आर्थिक सुरक्षा मुहैया कराना, यह तमाम कार्य एनजीटी करता है। इसके बाद हमने विशेष तथ्यों की बात करी थी जिनमें हमने देखा था अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। यदि अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट का है तो उसका कार्यकाल 5 वर्ष या अधिकतम आयु 70 वर्ष तक होती है। इनमें से जो भी पहले पूरा होता है तब तक अध्यक्ष अपने पद पर बना रहता है यदि वह व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है तो। यदि अध्यक्ष हाई कोर्ट का है तो 5 वर्ष या 67 वर्ष की आयु इनमें से जो भी पहले हो तब तक वह व्यक्ति अपने पद पर बना रहता है। इसके बाद हमने चर्चा करी थी एनजीटी द्वारा दिए गए आदेश, निर्णय, अधिनियम के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में 90 दिनों के भीतर अपील की जा सकती है। इन तमाम बातों की चर्चा हमने एनजीटी से संबंधित ओवरव्यू में करी थी। तो और अब आगे इस वीडियो में हम विस्तार से एनजीटी के संबंध में एक एक पहलू पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे परिचय की, फिर आयोग की संरचना को हम देखेंगे, आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के लिए कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए इस बारे में चर्चा करेंगे, एनजीटी की नियुक्ति एवं सेवा शर्तों को देखेंगे, अध्यक्ष एवं सदस्यों के कार्यकाल को देखेंगे,
त्यागपत्र व पद से हटाने के संबंध में हम चर्चा करेंगे। रिपोर्ट एवं प्रतिवेदन को देखेंगे। फिर हम बात करेंगे आयोग के कार्य की। फिर एनजीटी के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक निर्णय के बारे में हम चर्चा करेंगे। फिर देखेंगे अध्यक्ष की सूची को और लास्ट में हम अन्य तथ्यों की चर्चा करेंगे। तो दोस्तों हम शुरुआत करते हैं परिचय से। राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 द्वारा भारत में एक राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अर्थात नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना की गई। दोस्तों यह एक विशेष पर्यावरण अदालत है जो पर्यावरण संरक्षण और वनों का संरक्षण से संबंधित मामलों की सुनवाई करती है। दोस्तों आपको ध्यान रखना है, एनजीटी एक विशेष पर्यावरण अदालत है जो कि पर्यावरण संरक्षण और वनों का संरक्षण से संबंधित मामलों की सुनवाई करती है। एनजीटी की स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को की गई। यह डेट आप ध्यान रखें, 18 अक्टूबर 2010। यहां से आपके एग्जाम में सीधा प्रश्न बन सकता है कि एनजीटी की स्थापना कब की गई थी। आप ध्यान रखें, 18 अक्टूबर 2010 को एनजीटी की स्थापना करी गई। दोस्तों एनजीटी का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 से प्रेरित होकर किया गया था। पर्यावरण मंत्रालय एनजीटी के लिए नोडल एजेंसी का कार्य करता है। आपको यह भी ध्यान रखना है कि एनजीटी के लिए नोडल एजेंसी पर्यावरण मंत्रालय है। फिर हमने बात करी थी एनजीटी की प्रकृति के बारे में, जो कि एक सांविधिक एवं अर्ध न्यायिक प्रकृति का संस्था है जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। एनजीटी के 4 क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल, कलकत्ता, पुणे एवं चेन्नई में स्थित है। दोस्तों आपको इन चारों क्षेत्रीय कार्यालयों के नाम याद रखने हैं, भोपाल, पुणे, कलकत्ता एवं चेन्नई। पर्यावरण संबंधी न्याय अधिकरण स्थापित करने वाला भारत तीसरा देश है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड देश ने भी इसी तरह की पर्यावरण संबंधी न्यायिक संस्था की स्थापना करी। तो दोस्तों आपको इन सारे तथ्यों को याद रखना है जो कि हमने एनजीटी के परिचय में पढ़े। एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अधिनियम 2010 के आधार पर एनजीटी की स्थापना करी गई, जो कि एक विशेष पर्यावरण अदालत है। यह पर्यावरण संरक्षण एवं वनों के संरक्षण से संबंधित मामलों की सुनवाई करता है। दोस्तों एनजीटी की स्थापना 18 अक्टूबर वर्ष 2010 को की गई। एनजीटी का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 से प्रेरित होकर किया गया है। पर्यावरण मंत्रालय एनजीटी के लिए नोडल एजेंसी का कार्य करता है। और दोस्तों एनजीटी एक सांविधिक एवं अर्ध न्यायिक निकाय है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। एनजीटी के 4 क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं जो भोपाल, कलकत्ता, पुणे एवं चेन्नई में स्थित है। पर्यावरण संबंधी न्याय अधिकरण स्थापित करने वाला भारत तीसरा देश है। दोस्तों भारत के पहले ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड में भी इस तरह की पर्यावरण संबंधी न्यायिक संस्था की स्थापना की गई थी। दोस्तों अब हम चर्चा करेंगे राष्ट्रीय हरित अधिकरण की शाखाओं के बारे में। मध्य शाखा क्षेत्र भोपाल में स्थित है। मुख्य शाखा दिल्ली में है। पूर्व क्षेत्र शाखा कलकत्ता में है। दक्षिण क्षेत्र शाखा चेन्नई में है। पश्चिम क्षेत्र शाखा पुणे में है। दोस्तों इन चारों शाखाओं के नाम जो कि क्षेत्रीय शाखाएं हैं, इनके नाम आप इनकी लोकेशन के आधार पर याद रख सकते हैं। कलकत्ता पूर्व की ओर है तो पूर्वी क्षेत्र की शाखा, पुणे पश्चिम की ओर है, महाराष्ट्र में आता है तो पश्चिमी क्षेत्र की शाखा, दक्षिण में चेन्नई, मध्य में भोपाल एवं मुख्य शाखा नई दिल्ली में स्थित है। हमने पहले ही चर्चा कर ली है कि एनजीटी का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। दोस्तों यहां पर नोट पॉइंट लिखा हुआ है, भोपाल सेंट्रल जोन के अंतर्गत मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ राज्य शामिल हैं। भोपाल क्षेत्रीय शाखा जो है उसमें 3 स्टेट शामिल हैं जिसमें एमपी, राजस्थान एवं छत्तीसगढ़ आते हैं। अब हम चर्चा करेंगे आयोग की संरचना की। तो दोस्तों इसमें एक अध्यक्ष, 10 से 20 न्यायिक सदस्य एवं 10 से 20 विशेषज्ञ सदस्य शामिल होते हैं। एनजीटी का अध्यक्ष उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या उच्चतम न्यायालय का कोई न्यायाधीश होता है। एनजीटी के वर्तमान अध्यक्ष आदर्श कुमार गोयल हैं। आपको यह बात भी ध्यान रखनी है। संरचना में हमने चर्चा करी, एनजीटी में एक अध्यक्ष होता है,
10 से 20 न्यायिक सदस्य होते हैं एवं 10 से 20 विशेषज्ञ सदस्य शामिल होते हैं। एनजीटी के वर्तमान अध्यक्ष आदर्श कुमार गोयल हैं, ए के गोयल हैं। अब हम चर्चा करेंगे अध्यक्ष व सदस्यों की योग्यताओं के बारे में। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे अध्यक्ष की योग्यता। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश या किसी हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश जो कि वर्तमान या सेवानिवृत्त हो सकता है, ऐसे व्यक्ति को एनजीटी का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। न्यायिक सदस्यों में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का सेवानिवृत्त या वर्तमान न्यायाधीश को शामिल किया जा सकता है। विशेषज्ञ सदस्यों में एक डॉक्टरेट की डिग्री या मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग या प्रौद्योगिकी के मास्टर के साथ भौतिक विज्ञान या जीव विज्ञान में मास्टर ऑफ साइंस में एक डिग्री की है और 15 वर्ष का कुल अनुभव, जिसमें 5 वर्ष पर्यावरण के क्षेत्र में शामिल होगा, ऐसे व्यक्तियों को जो इन योग्यताओं को धारण करता है उसे विशेषज्ञ सदस्य के रूप में एनजीटी में नियुक्त किया जा सकता है। दोस्तों, अब हम चर्चा करेंगे एनजीटी की नियुक्ति एवं सेवा शर्तों की। एनजीटी के अध्यक्ष की नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर की जाती है। आपको ध्यान रखना है कि एनजीटी के अध्यक्ष की नियुक्ति केंद्र सरकार करती है। किसकी सलाह पर? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर केंद्र सरकार द्वारा एनजीटी के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। एनजीटी के सदस्यों की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा एक चयन समिति की सिफारिश पर की जाती है। इनके वेतन भत्तों का निर्धारण केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। आपको ध्यान रखना है, अध्यक्ष की नियुक्ति में केंद्र सरकार भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह लेती है एवं सदस्यों की नियुक्ति में केंद्र सरकार द्वारा एक चयन समिति की सिफारिश पर नियुक्ति की जाती है। इनके वेतन भत्तों का निर्धारण अर्थात एनजीटी के अध्यक्ष व सदस्यों के वेतन भत्तों का निर्धारण केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। अब हम चर्चा करते हैं अध्यक्ष व सदस्यों के कार्यकाल की। तो दोस्तों, अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। यदि अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट का है तो 5 वर्ष या 70 वर्ष तक आयु जो भी पहले हो। यदि अध्यक्ष हाई कोर्ट का है तो 5 वर्ष या 67 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तब तक अपने पद को सुशोभित करता है। दोस्तों, न्याय के सदस्य 5 वर्ष या 67 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तब तक पद पर रहता है एवं विशेषज्ञ सदस्य 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु इनमें से जो भी पहले हो तब तक अपने पद पर बना रहता है। दोस्तों, अध्यक्ष व सदस्य में से कोई भी व्यक्ति दोबारा नियुक्ति के पात्र नहीं होते। दोस्तों, एक बार हम इनके कार्यकाल को फिर से देख लेते हैं। सभी का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, किंतु अधिकतम कार्यकाल में अंतर है। जैसे कि यदि अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट का है तो उसका कार्यकाल 5 वर्ष एवं अधिकतम आयु 70 वर्ष तक होगी। इनमें से जो भी पहले हो तब तक पद पर बना रहेगा। यदि अध्यक्ष हाई कोर्ट का है तब कार्यकाल 5 वर्ष या अधिकतम आयु 67 वर्ष होगी। इसके बाद बात की थी न्यायिक सदस्यों की। तो न्यायिक सदस्यों का कार्यकाल दोस्तों 5 वर्ष या 67 वर्ष की आयु एवं विशेषज्ञ सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, इनमें से जो भी पहले हो तब तक इनका कार्यकाल होगा या तब तक ये अपने पद पर बने रहेंगे। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, अध्यक्ष यदि सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है तो अधिकतम कार्यकाल या अधिकतम आयु 70 वर्ष निर्धारित की गई है। यदि अध्यक्ष हाई कोर्ट का है तो अधिकतम आयु 67 वर्ष। न्यायिक सदस्यों के लिए भी अधिकतम आयु 67 वर्ष ही तय की गई है, किंतु विशेषज्ञ सदस्यों के लिए अधिकतम आयु 65 वर्ष तय की गई है। और दोस्तों, सदस्य एवं अध्यक्ष में से कोई भी दोबारा नियुक्ति का पात्र नहीं होता। आपको यह बात भी ध्यान रखनी है। दोस्तों, आपके मोटिवेशन के लिए यहाँ पर लाइनें लिखी हुई हैं, आप इनको भी रीड कर लें एवं फिर से पढ़ाई में लग जाएं। अब हम चर्चा करेंगे अध्यक्ष व सदस्यों का त्यागपत्र या पद से हटाना। तो दोस्तों, एनजीटी का अध्यक्ष और सदस्य केंद्र सरकार को अपने लिखित सूचना से अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर निम्न आधार पर हटा सकते हैं। आपको यहाँ पर 2 बातें ध्यान रखनी है कि एनजीटी के अध्यक्ष एवं सदस्य अपनी इच्छा से केंद्र सरकार को लिखित त्यागपत्र दे सकते हैं। आपको ध्यान रखना है
कि एनजीटी के अध्यक्ष एवं सदस्य अपना त्यागपत्र केंद्र सरकार को सौंपते हैं। इसके अलावा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर निम्न आधारों पर भी हटा सकता है। अब हम इन आधारों की चर्चा कर लेते हैं, जिसमें शामिल है कदाचार या असमर्थता के आधार पर, मानसिक रूप से अस्वस्थ होने पर, पद का दुरुपयोग करने पर, अपने कर्तव्यों का पालन न करने पर एवं कार्यकाल के दौरान बाहरी लाभ नियोजन में संलग्न होने पर। दोस्तों, अब हम चर्चा कर लेते हैं इस ब्लॉक की, जिसको कहा जाता है चाय पर चर्चा। यहाँ पर लिखा गया है, एक व्यक्ति दूसरे को बता रहा है कि क्या तुम्हें पता है एनजीटी को उच्च न्यायालय के समान दर्जा प्राप्त है, दंड देने का अधिकार और आर्थिक मुआवजा दिलाने का अधिकार भी इसके पास है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमें दो बातें सीखने को मिलती हैं कि जो एनजीटी है उसे हाई कोर्ट के समान दर्जा प्राप्त है एवं एनजीटी को दंड देने एवं आर्थिक मुआवजा दिलवाने का अधिकार भी प्राप्त है। आप इन बातों को ध्यान रखें। अब हम चर्चा करते हैं आयोग के कार्यों की। तो दोस्तों, आयोग के कार्यों में पर्यावरण से जुड़े मुद्दों का प्रभावी और उनका जल्दी निपटारा करना शामिल है, पर्यावरण सुरक्षा के प्रति जनता में जागरूकता और अभियानों का प्रसार करना शामिल है, वनों एवं प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा एवं संरक्षण करना शामिल है, पर्यावरण से जुड़े विधानों की रक्षा करना शामिल है, किसी नागरिक के अधिकारों के हनन पर उन्हें आर्थिक सुरक्षा मुहैया करवाना शामिल है, देश के आम नागरिकों को स्वच्छ पर्यावरण मुहैया कराने का प्रयास करना शामिल है, एनजीटी पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियों को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमने चर्चा करी एनजीटी के कार्यों की। अब हम बात करेंगे एनजीटी के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक निर्णयों के बारे में। तो दोस्तों, ध्यान रखिए, वर्ष 2012 में स्टील निर्माता कंपनी POSCO ने इस्पात संयंत्र लगाने के लिए उड़ीसा सरकार के साथ एक समझौता किया, लेकिन एनजीटी ने इसे निरस्त कर दिया क्योंकि यह समझौता ग्रामीण लोगों के हितों को प्रभावित करने वाला था। तो दोस्तों, आपको याद रखना है एनजीटी के वर्ष 2012 का निर्णय। इसके अलावा वर्ष 2013 में उत्तराखंड के मामले में एनजीटी ने अलकनंदा हाइड्रो पावर लिमिटेड को यह आदेश दिया कि वह याचिकाकर्ताओं को या सभी याचिकाकर्ताओं को क्षतिपूर्ति दे। इसके बाद वर्ष 2015 में एनजीटी ने आदेश दिया कि 10 वर्षों से अधिक पुराने सभी डीजल वाहनों को दिल्ली एनसीआर में चलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। दोस्तों, दिल्ली के बाद जो एनसीआर लगाया जाता है, इसका पूरा नाम होता है नेशनल कैपिटल रीजन, अर्थात राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। आपको यह बात भी ध्यान रखनी है, हो सकता है आपके एग्जाम में एनसीआर के फुल फॉर्म को लेकर भी प्रश्न पूछा जाए। इसके बाद वर्ष 2017 अगस्त 2017 में एनजीटी ने दिल्ली में 50 माइक्रोन से कम मोटाई के प्लास्टिक थैलों पर प्रतिबंध लगा दिया। 2017 में वैष्णो देवी मंदिर जाने वाली तीर्थ यात्रियों की संख्या को 50,000 तक सीमित किया गया। वर्ष 2017 में भी दिल्ली में यमुना नदी के किनारे यमुना खादर में आयोजित आर्ट ऑफ लिविंग फेस्टिवल से पर्यावरण के नियमों का उल्लंघन करते हुए पाया गया, जिसके बाद एनजीटी ने उस पर 5 करोड़ का जुर्माना लगाया। दोस्तों, इस पॉइंट को हम फिर से पढ़ लेते हैं। वर्ष 2017 में दिल्ली में यमुना नदी के यमुना खादर में आयोजित आर्ट ऑफ लिविंग फेस्टिवल से पर्यावरण के नियमों का उल्लंघन करते हुए पाया गया, जिसके बाद एनजीटी ने उस पर 5 करोड़ का जुर्माना लगाया। यहाँ पर से के स्थान पर फेस्टिवल द्वारा ऐसा या फेस्टिवल में, इस तरीके से यदि होगा तो सेंटेंस फ्रेमिंग सही तरीके से हो पाएगी। इसके अलावा मार्च 2022 में हरियाणा के डबवाली नगर परिषद को राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण वर्ष कूड़ा प्रबंधन के नियम 2016 के तहत 16 करोड़ का जुर्माना लगाया गया। आपको इन सभी बातों को ध्यान रखना है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे एनजीटी पर्यावरण से संबंधित 7 कानूनों के तहत नागरिक मामलों की सुनवाई करता है। अब हम ऐसे 7 कानूनों के बारे में चर्चा करेंगे जिनके तहत एनजीटी नागरिक मामलों की सुनवाई करता है, जिसमें शामिल है दोस्तों जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974, जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण उपकर अधिनियम 1977,
वन संरक्षण अधिनियम 1980, वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, लोक दायित्व बीमा अधिनियम 1991, जैव विविधता अधिनियम 2002। उपरोक्त कानूनों के तहत सरकार द्वारा लिए गए किसी निर्णय को एनजीटी में चुनौती दी जा सकती है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, लास्ट पॉइंट को यहाँ लिखा हुआ है कि उपरोक्त कानूनों के तहत यदि सरकार कोई निर्णय लेती है तो सरकार द्वारा लिए गए किसी भी निर्णय को एनजीटी में चुनौती दी जा सकती है। आपको ध्यान रखना है। हमने पहले चर्चा करी थी कि एनजीटी के किसी भी निर्णय के खिलाफ आप 90 दिन में सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं एग्जाम हेल्प की। तो दोस्तों दो महत्वपूर्ण अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 और अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी अधिनियम 2006 को एनजीटी के अधिकार क्षेत्र से बाहर रखा गया है। आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्न में से किस अधिनियम को एनजीटी के क्षेत्र से या अधिकार क्षेत्र से बाहर रखा गया है। उस प्रश्न के आंसर के लिए आपको इन दोनों अधिनियमों को आवश्यक रूप से ध्यान रखना है। दोस्तों पहला अधिनियम वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 एवं दूसरा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी अधिनियम 2006। इन दोनों अधिनियमों को एनजीटी के अधिकार क्षेत्र से बाहर रखा गया है। दोस्तों अब हम चर्चा करते हैं एनजीटी के अध्यक्षों की सूची की। तो दोस्तों लोकेश्वर सिंह पंत प्रथम अध्यक्ष थे, द्वितीय अध्यक्ष स्वतंत्र कुमार एवं तृतीय एवं वर्तमान अध्यक्ष आदर्श कुमार गोयल। वर्तमान न्यायिक सदस्यों की बात हम यदि करें जिनमें 5 सदस्य शामिल हैं तो एक सदस्य हैं न्यायमूर्ति के रामकृष्णन, फिर न्यायमूर्ति एस के सिंह, फिर न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल, फिर न्यायमूर्ति बी अमित स्थालेकर, फिर न्यायमूर्ति अरुण कुमार त्यागी। इसके बाद यदि हम बात करें विशेष सदस्यों की या विशेषज्ञ सदस्यों की तो इसमें शामिल हैं साईवाल दास गुप्ता, फिर डॉक्टर अरुण कुमार वर्मा, फिर सत्य गोपाल कोरलापति, फिर डॉक्टर विजय कुलकर्णी, फिर डॉक्टर सेंथिल वेल, फिर डॉक्टर अफरोज अहमद। दोस्तों अब हम चर्चा करते हैं न्यायालय एवं अधिकरण में अंतर की। अधिकरण किसी क्षेत्र विशेष के मामलों को निपटाने के उद्देश्य से स्थापित किए जाते हैं दोस्तों, जबकि न्यायालय इनका क्षेत्र अधिकार बहुत बड़ा है, यहाँ सभी मामलों को निपटाया जाता है। आप ध्यान रखिए, अधिकरण का निर्माण या गठन किसी क्षेत्र विशेष के मामलों से निपटने के लिए किया जाता है, जैसे कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी। एवं न्यायालय का क्षेत्र अधिकार दोस्तों विस्तृत होता है, न्यायालय में सभी प्रकार के मामलों से निपटा जाता है या सभी प्रकार के मामलों का निराकरण किया जाता है। दोस्तों ध्यान रखिए, सभी अधिकरण न्यायालय होते हैं किंतु सभी न्यायालय अधिकरण नहीं हो पाते, क्योंकि अधिकरण का कार्यक्षेत्र सीमित होता है। जो कार्यक्षेत्र अधिकरण का होता है वह कार्यक्षेत्र न्यायालय का तो होता ही है, इसके अलावा अन्य कार्यक्षेत्र भी न्यायालय में शामिल होते हैं। इसलिए अधिकरण का दायरा न्यायालय के दायरे से छोटा होता है। इस वेन डायग्राम के माध्यम से हम आसानी से समझ सकते हैं। अब हम चर्चा करते हैं अन्य तथ्यों की। तो दोस्तों एनजीटी के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। हमने चर्चा करी थी 90 दिनों के भीतर सुप्रीम कोर्ट में एनजीटी के निर्णय के खिलाफ अपील दायर की जा सकती है। एनजीटी द्वारा दिए गए आदेश निर्णय अधिनियम के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में 90 दिनों के भीतर अपील की जा सकती है। इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। दोस्तों आर्थिक दंड जिसे व्यक्तिगत स्तर पर 10 करोड़ रुपए एवं कंपनी पर 25 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगा सकती है। आपको ध्यान रखना है, एनजीटी आर्थिक दंड के रूप में व्यक्तिगत स्तर पर 10 करोड़ एवं कंपनी पर 25 करोड़ तक का जुर्माना अधिरोपित कर सकती है। एनजीटी अधिनियम का पालन न करने पर दंड एक निश्चित समय के लिए कारावास जिसे अधिकतम 3 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, यह भी दिया जा सकता है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम के अनुसार एनजीटी के लिए यह अनिवार्य है कि उसके पास आने वाले पर्यावरण संबंधी मुद्दों का निपटारा 6 महीने के भीतर हो जाए। दोस्तों एनजीटी के ऊपर एक शर्त लगाई गई है कि यदि कोई भी मामला इनके पास लाया जाता है पर्यावरण संबंधी मुद्दों से निपटने के लिए तो एनजीटी के लिए उस मामले का निपटारा
6 माह के भीतर करना होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में विस्तार से हमने चर्चा करी राष्ट्रीय हरित अधिकरण नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में। यदि आपको हमारा यह वीडियो आपके एग्जाम की तैयारी में आपकी किसी भी प्रकार से मदद करता है तो आप अधिक से अधिक संख्या में हमारे वीडियोस को लाइक करें, अधिक से अधिक ऐसे विद्यार्थियों तक शेयर करें जिनको हमारे वीडियोस से लाभ हो सकता है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आने वाले समय में जितने भी वीडियोस हम अपने चैनल पर अपलोड करते हैं उनके नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाएं। दोस्तों अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश खाद्य संरक्षण आयोग की। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने अपने टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको प्रोवाइड की हुई है। आप लिंक के माध्यम से हमारे चैनल को ज्वाइन करें एवं हमारी इस सुविधा का लाभ भी लें। यदि आप इस पुस्तक को परचेज करना चाहते हैं तो इसकी लिंक भी हमने आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड की हुई है, आप वहां से इस पुस्तक को भी ले सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपकी पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी, आप पूरे मन लगाकर जी जान से पढ़ने में जुटे होंगे। लगातार पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। दोस्तों तब तक मत रुकिए जब तक कि आपको आपकी मंजिल प्राप्त नहीं हो जाती। जय हिंद।